नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 12वीं कला वर्ग की पुस्तक है राजनीति विज्ञान की इकाई 1 के अध्याय 1 में न्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इसी पाठ में जो न्याय की अवधारणा और प्लेटो का न्याय संबंधी विचार के बारे में जो है चर्चा की थी और उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक एक बिंदुओं को बारीकी से बताया गया था। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में कि अरस्तु का न्याय संबंधी विचार क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि ये एक तीनों शिष्यों गुरु चेले की मतलब कड़ी होती है, जिसका आपको एक सूत्र याद रखना होगा। वो होता है सुपा। क्या होता है? सुपा। क्या है? सुप आ यानी सुप आ यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यानी अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और प्लेटो के जो है शिष्य अरस्तु के अनुसार हम बात करें तो न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। हम मित्रों यहाँ पर एक एक बिंदुओं को नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। ये हूबहू आपके किताब से रिलेटेड है, परंतु मैंने एक एक बिंदुओं को याद करने के बाद, पढ़ने के बाद उनका नोट्स बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब कैसा लगी वीडियो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अरस्तु का विश्वास था कि भाई लोगों के मन में जो है न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया। अब पूछ ले कि अरस्तु के अनुसार राज्य अस्तित्व में कैसे आया, तो लोगों के मन में एक जैसी धारणा के कारण, लोगों के मन में एक जैसी धारणा के कारण, एक जैसी धारणा के कारण जो है राज्य अस्तित्व में आया था। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। कौन कहता है? अरस्तु। कि भाई लोगों के मन में एक जैसी धारणा के कारण, लोगों के मन में एक जैसी धारणा के कारण राज्य है जो अस्तित्व में आया था। ये कौन कहता है? ये कहता है अरस्तु। अब हम एक एक बिंदुओं के बारे में पहले बारीकी से अध्ययन करेंगे, बाद में आगे वाले जो है चैप्टर की ओर लौटेंगे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु कौन था? प्लेटो का शिष्य था और इसने अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। देखो, न्याय का संबंध अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? तो अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध जो है मानवीय संबंधों के नियमन से है, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना प्लेटो के अनुसार न्याय है। अरस्तु का मानना था कि भाई लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अब लोगों का मानना था कि भाई अरस्तु का जो मानना था कि भाई लोगों के जो मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही अस्तित्व में आता है। तो मित्रों, अब हम एक एक बिंदु को देखो, आपके लिए मेहनत करके नोट्स बना रहा हूँ और ताकि आप जो है डीपली नहीं जाकर आराम से जो है बिल्कुल बारीकी चैप्टर से आप पढ़ सकें। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो हमारा YouTube का परिवार है बढ़ता रहे। और आपका मैं आभारी भी रहूँगा कि आप हमारे परिवार YouTube परिवार से जुड़े और आगे से आगे वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो हम आगे बढ़ते हैं मित्रों कि भाई अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप हैं। अरस्तु के अनुसार क्या है? न्याय के दो रूप है। अब जैसे अरस्तु ने तर्क दिया था, अरस्तु ने क्या दिया था? तर्क दिया था कि भाई किसके बारे में? न्याय के बारे में और योग्यता के बारे में जो तर्क दिया था कि भाई अरस्तु ने कहा था कि न्याय के अंतर्गत पद और प्रतिष्ठता, न्याय के अंतर्गत पद और प्रतिष्ठता
न्याय के अंतर्गत पद और प्रतिष्ठा और धन संपदा का और धन संपदा का वितरण अंकगणित अनुपात से नहीं होना चाहिए। जो वितरण है इनका, जो वितरण कहो या फिर बंटवारा कहो, वितरण है जो है अंक गणित के अनुसार नहीं होना चाहिए। अंक गणित के अनुसार जो है नहीं होना चाहिए। यानी अरस्तु कहता है कि अरस्तु ने तर्क दिया कि जो अरस्तु के अनुसार न्याय के अंतर्गत पद एवं प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण जो है अंकगणित अनुपात से नहीं होना चाहिए। यानी जैसे संख्या का बंटवारा दे दिया इतना धन है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अरस्तु ने कहा है कि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। जबकि कैसे होना चाहिए? रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए, अंक गणितीय अनुपात से नहीं होना चाहिए, जबकि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इनमें से सबको बराबर हिस्सा जो है नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने जो है न्याय के दो रूप भी बताए हैं। इस प्रकार जो अरस्तु ने जो है न्याय के दो रूप बताए हैं। अब वो न्याय के दो रूप कौन से हैं मित्रों? तो देखिए, अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए हैं। तो दो रूप कौन से बताए हैं? वो है वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। पहला है वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। अब जो वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा के अनुसार अरस्तु कहता है कि लाभ और उत्तरदायित्व जो है व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। यानी लाभ और उत्तरदायित्व होता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं वो व्यक्ति की क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुपात में ही होनी चाहिए। वो कहता है कि भाई अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का विवरण, जो वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात कहता है, वह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। अब अरस्तु के अनुसार उन्हीं लोगों को शासन की बागडोर सौंपी जानी चाहिए जिनमें शासन करने की योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि उन्हीं लोगों के हाथों में शासन की बागडोर सौंपी जानी चाहिए जिसके मन में, जिसके हृदय में जो है शासन करने की योग्यता व क्षमता हो और समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व जो व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो विवरणात्मक व राजनीतिक न्याय के अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य यानी पद के अनुसार अनुपात में ही होना चाहिए। जबकि सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान एवं स्वतंत्रता की रक्षा करे और सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत जो है वह व्यक्ति की जीवन, संपत्ति, सम्मान एवं न्याय की और स्वतंत्रता की जो है रक्षा करे। अब अरस्तु जो है इसके बारे में भी कहता है कि अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य है ऐसे न्याय से हैं। अब अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से हैं जो नागरिकों के जो है अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल लगाता है, यानी जोर देता है। अब जो अरस्तु का हम पढ़ रहे हैं कि भाई अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय, तो अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य है जो नागरिकों के, जो क्या करे, नागरिकों की, जो नागरिकों के अधिकारों, जो नागरिकों के अधिकारों
कि अन्य व्यक्तियों द्वारा जो है हनन की रोकथाम पर बल देता है, वही अरस्तु का सुधारात्मक न्याय है। और फिर इसके बाद हम बात करें मित्रों, तो सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करें। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों, अब हमने जो अरस्तु के न्याय संबंधी विचार के बारे में अध्ययन कर लिया। प्रश्न पूछ ली कि अरस्तु ने जो है न्याय के रूप को कितने भागों में प्रस्तुत किया, तो दो। पहला है वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। ज्यों जो मध्यकाल आया, और ये तो हमने प्राचीन काल की अवधारणाएं पढ़ी, अब मध्यकाल में जो न्याय संबंधी विचार क्या क्या थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को के अंदर शेयर कर दें, और जो लाइक वाला बटन है उनको दबाना न भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और हमारे चैनल का आपको नाम पता नहीं है तो देख लो, नाम है राजस्थान GK बाई SG सर। अब मित्रों, जैसा मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार किया गया थे, हम जैसे बात करते हैं अनेक विचारकों की, जिनमें संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व मानता है। देखो, संत ऑगस्टाइन जो मध्यकाल के बहुत जो प्रसिद्ध संत थे, यानी प्रसिद्ध विचारक थे, उन्होंने जो है ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए न्याय को इसका एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व माना है। और वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड, देखो ये रचना किसकी है, प्रश्न पूछ ले, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड रचना किसकी है, द सिटी ऑफ गॉड रचना किसकी है। तो ध्यान रखना मित्रों, ये रचना है द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, ये रचना किसकी है, तो ये रचना है संत ऑगस्टाइन की। और इसमें लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर और उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में कहा है कि जिन राज्यों में, देखो बिंदु को ध्यान से सुनना, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद और फरोख्त है। वह राज्य केवल और केवल चोर और उचक्कों की खरीद और फरोख्त है। ये किसने कहा था, ये कहा था संत जो है ऑगस्टाइन ने। ये कथन किसका है, संत ऑगस्टाइन का। तो अब चलो मित्रों, हम इन नोट्स के बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। ईसाई विचारक, अब ये ध्यान रखना, जो ये संत ऑगस्टाइन थे ये ईसाई विचारक थे। ईसाई विचारक संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में न्याय को अपरिहार्य तत्व माना। ईसाई विचारक संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में जो है न्याय को अपरिहार्य तत्व माना। ये भी ध्यान रखना, ईश्वरीय राज्य का समर्थन करने वाला संत कौन है, संत ऑगस्टाइन, जो है राज्य को ईश्वर की संरचना मानता है। यानी जो राज्य के अंदर जो राजा होता है, राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, उसको ईश्वर का अवतार माना जाता है। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना है। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में जो व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करना ही जो है न्याय माना जाता है। अब संत ऑगस्टाइन का कहना है कि भाई जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही न्याय है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही न्याय है। ये किसने माना, ये माना संत ऑगस्टाइन ने। किस में माना, अपनी पुस्तक जो है द सिटी ऑफ गॉड में उसने लिखा था।
अब जैसे ऑगस्टीन है जो परिवार, लौकिक व राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वह क्या मानते हैं, न्याय मानते हैं। यानी जो संत ऑगस्टीन है जो व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति जो है कर्तव्य की पालना करना, कर्तव्य की पालना करना ही क्या माना उन्होंने न्याय माना है। क्या माना है, न्याय माना है। अब मध्यकाल में भी हम बात करें तो संत मध्यकाल में ही थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को जो है परिभाषा व्यक्त करते हैं कि भाई अब ये तो गया था मध्यकाल के एक संत ऑगस्टीन, इनके अलावा एक संत और थे जिसका नाम था संत एक्विनास। संत एक्विनास भी मध्यकाल जो न्याय संबंधी जो अपनी परिभाषा व्यक्त करते हैं। अब संत जो एक्विनास कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने व उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित हैं जिनमें व्यवस्था जो है मांग करती है। अब जो है एक्विनास कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन, व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित हैं जिनमें व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं और थॉमस और एक्विनास दोनों ही समानता को जो है मौलिक तत्व, जो समानता को ही न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। अब थॉमस एक्विनास ने जो है समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। थॉमस एक्विनास ने भी जो है समानता को मौलिक जो न्याय का मौलिक तत्व माना है। तो मित्रों आज का हमारा जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। हम कल लेकर आएंगे आपके सामने आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार की धारणा और आधुनिक काल में न्याय संबंधी जो है विचारों की जो है धारणा, आधुनिक काल में न्याय संबंधी जो धारणा और उनके बाद जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, इनके बारे में हम कल जो है अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन करने से पूर्व मित्रों कुछ एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ जो उनके उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, संत एक्विनास और संत जो है ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास, प्रश्न ध्यान से सुनना, संत ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास किस काल के विचारक हैं? कौन सा काल है? आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, मध्य काल है? फिर दूसरा है द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो आपने अभी तक सही पढ़ा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। धन्यवाद।